इन नियमों के पालन नहीं होने से भारत में गरीबी, असमानता, बेरोजगारी पैदा होने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा और जो सरकारी डेटा है उसको बहुत बड़ा खतरा हो रहा है, जो हमारी सार्वभौमिकता, हमारी संवैधानिक प्रणाली के बहुत ही विरुद्ध है। और जो एआई आ गया है वो एआई पूरा डेटा के अवैध कारोबार पर आधारित है और भारत के या दुनिया के दूसरे देशों के डेटा के अवैध कारोबार से अमेरिका और चीन की कंपनियों ने एआई का एक नया वर्चस्व बनाया है। स्टारलिंक हमारे एक सुरक्षा प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है। क्या स्टारलिंक का जो सैटेलाइट टेक है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फायरवॉल को ब्रीच कर देगा? भारत का डेटा विदेशों में जा रहा है, ये खतरे की बात है। सरकार इसके खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाती? भारतीय डेटा को विदेश ले जाने से हमारी सार्वभौमिकता को, राष्ट्रीय सुरक्षा को जो खतरे हो रहे हैं उसको रोकने के लिए सरकार जरूरी कदम क्यों नहीं उठा रही है? भारत में मैसेंजर ऐप के जरिए पेपर लीक और डेटा सुरक्षा, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देने हैं। ये ज़रूर है कि टेलीग्राम पर बैन लगा दिया गया और डेटा सुरक्षा को लेकर के कई कदम उठाए गए जो नाकाफ़ी भी साबित हुए हैं। और इन तमाम सवालों के बीच ये चर्चा है जिस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और आईटी क्षेत्र के एक्सपर्ट विराग गुप्ता जी साथ में हैं। विराग जी, सबसे पहला जो इशू मेरा है वो डेटा सुरक्षा को ही लेकर के है। आप जानते हैं कि डेटा सुरक्षा को लेकर के तमाम कानून, तमाम नियम सरकार की ओर से बनाए गए जो नाकाफ़ी साबित हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए पीयूष जी, डेटा पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को संचालित कर रहा है। डेटा भारत में जो आप नीट का एग्ज़ाम हो या दूसरे तरीके की तमाम सारी बातें हों, उन्हें डेटा के संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। तो आपने बोला कि जो डेटा संरक्षण है, तो डेटा संरक्षण से जुड़ी बातों पर 2010 में पहली बार एक कमेटी, जस्टिस एपी शाह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि इसके बारे में कानून होना चाहिए। और आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार 9 जजों ने सम्मिलित तौर पर राइट टू प्राइवेसी में डेटा प्रोटेक्शन का जजमेंट दिया। और उस सुप्रीम कोर्ट में उस दौरान जब सरकार ने बोला कि हम डेटा सुरक्षा कानून ला रहे हैं 2016-17 में, 10 साल हो गए और डेटा सुरक्षा कानून नहीं आया। 2 बार संसद में बिल पेश हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी बनी, 2023 में संसद से कानून बना, 2025 में इससे नियम लागू नोटिफाई हुए, पर आज भी भारत में कोई डेटा सुरक्षा कानून नहीं है। तो इसे 2 संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। पहला, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा का एक इस्तेमाल करता है। दुनिया के लगभग 25% डेटा, क्योंकि आबादी हमारी लगभग 146-150 करोड़ है, तो 25% हम डेटा जनरेट करते हैं और डेटा आटा से सस्ता हो गया है। और हमारे पास कैपेसिटी रखने की सिर्फ 3% है। और डेटा पिछले 12 सालों में 97% सस्ता हुआ है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, डेटा आधारित अर्थव्यवस्था, और उसमें डेटा से जुड़े कोई कानून नहीं होने से बहुत सारी अराजकता भी बढ़ रही है, अपराध भी बढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था को संकट भी बढ़ रहा है। आपने डेटा सुरक्षा का जिक्र किया, अब मैं उस विषय पर आता हूं जो इस समय हर खासो आम की ज़बान पर है। टेलीग्राम के माध्यम से नीट पीजी का पेपर लीक हो गया। क्या कोई निगरानी नहीं होती ऐसे मैसेंजर्स ऐप पर? चूँकि भारत में बहुतेरे मैसेंजर ऐप हैं, व्हाट्सएप भी है जो हर एक खासो आम के मोबाइल में आपको मिल जाएगा। और अगर निगरानी होती है थोड़ी बहुत भी, तो क्या सिर्फ बैन लगाने भर से ही ये जो विषय है इसका हल निकल आएगा? क्योंकि 22 तारीख तक के लिए टेलीग्राम पर बैन लगा दिया गया। क्या भविष्य में ऐसे पेपर लीक नहीं होंगे ऐसे मैसेंजर ऐप के ज़रिए? इसके लिए क्या कोई तकनीक या कोई निगरानी, कोई तरीका अपनाया जा सकता है सरकार की ओर से? देखिए, जब कोई ब्लड टेस्ट कराएं तो 1 बूंद खून से मरीज के सारे मर्ज का अंदाज़ लग सकता है। तो जो नीट के बारे में और जो टेलीग्राम पर बैन लगा है, तो उससे जुड़े मुद्दों को जब आप देखेंगे तो
तो पहली बात तो ये कि टेम्परेरी बैन है और सरकार ने बोला है कि नीट के एग्ज़ाम होने के बाद इस बैन को ख़त्म कर देंगे। अब प्रश्न इस बात का है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल संगठित तौर पर कई तरह के साइबर अपराधों के लिए हो रहा है, वित्तीय धोखाधड़ी के लिए हो रहा है, और कोरोना के समय में देखा गया था कि किस तरीके से उसमें उस सामग्री का वितरण हो रहा था जिसमें कि आईपीआर का वायलेशन हो रहा था। और सरकार ने कई बार कोशिश की लेकिन टेलीग्राम पर कोई नियमन या नियंत्रण नहीं लागू हो पाया। तो दूसरी कंपनियों पे भी सरकार के नियंत्रण लागू नहीं है, बट टेलीग्राम फिलहाल भारत के नियमन की व्यवस्था से बाहर है। तो प्रश्न इस बात का है कि नीट के पेपर होने के बाद टेलीग्राम में जो दूसरी गलत चीज़ें हो रही हैं उनको रोकने को कैसे किया जाएगा, क्योंकि वो भी साइबर अपराध का विषय है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने एक केंद्रीकृत प्रणाली लागू की और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो टॉप घोड़े हैं, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की निगरानी कर दिया, एयरफोर्स से पेपरों की आपूर्ति होगी, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में छपेंगे, प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं, और उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए नेटवर्क पर बैन लगा दिया। पर प्रश्न इस बात का है कि नीट का पेपर अगर लीक होगा तभी तो वो टेलीग्राम से वितरित होगा, और जैसा कि टेलीग्राम के संचालक बोल रहे हैं कि अगर आप टेलीग्राम को बैन कर देंगे तो दूसरे प्लेटफॉर्म से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, व्हाट्सएप से हो सकता है, दूसरी जगहों से हो सकता है। तो प्रश्न इस बात का है कि अगर पेपर लीक नहीं हो रहा तो इसको बैन करने की क्या आवश्यकता है, और दूसरा ये है कि अगर बैन किया है तो उसका परमानेंट इलाज क्यों नहीं होता। किस कानून, जो IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत सरकार ने बैन लगाया है, लेकिन इस तरह की बातें दूसरे जो ऐप्स हैं उन पर भी आरोप लग रहे हैं, और भारत में जो मैसेंजर ऐप्स हैं उनके IT इंटरमीडिएट नियमों के तहत कैसे नियमन हो रहा है, कौन रेगुलेटर है, और कैसे हम भारत के कानून को लागू कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उनके लिए कई बार सरकार ने अहम घोषणाएं की, नियम भी लाए। ये कहा गया कि 1 घंटे के अंदर ही जो है सरकार को आपको सूचित करना होगा, क्योंकि वो इशू कई मौक़ों पर राजनीति से जुड़े हुए थे। लेकिन मैसेंजर ऐप को लेकर के ये देखा गया है कि सरकार भी बड़ी सुस्त है और नियम भी कोई ख़ास नहीं है। देखिए, ये इसकी शुरुआत जून 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट में KN गोविंदाचार्य जी की याचिका से हुई, और दुनिया में पहली बार जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं इनको नियमन के दायरे में लाया गया। और उस समय जो 2011 का IT इंटरमीडिएट नियम थे उसके अनुसार कहा गया कि इन कंपनियों को भारत के नियम लागू करने होंगे, और 3 बातें बोली गईं। पहली बात बोली गई कि इनको भारत में पूरा टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात बोली गई कि IT नियमों के तहत इनको शिकायत अधिकारी का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये बोली गई कि अगर कोई आपत्तिजनक कंटेंट है तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सारी चीज़ों के लिए, तो उनको पूरा सहयोग करना होगा। दुर्भाग्य से जो हाई कोर्ट का आदेश था उसके बाद 13 साल हो गए हैं। उसके बाद 2021 में नए नियम आए जिनमें 2023 में नए नियमों में बदलाव हुआ, लेकिन इन कंपनियों को भारत के कानून के दायरे में लाने के लिए सही प्रयास नहीं हो रहे हैं, प्रभावी प्रयास नहीं हो रहे हैं। और उसकी जड़ में 3 शब्द हैं। पहला शब्द है इंटरमीडियरी, दूसरा शब्द है सेफ हार्बर, और तीसरा जो हमारा है वो IT नियमों में एक हमारी जो वेगनेस है, वो इन तीनों बातों की वजह से एक प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। सर, अमेरिका एक एंथ्रोपिक्स का आपने पूरा इशू सुना होगा, उस पर बैन लगा दिया गया। और दूसरी तरफ जो विकासशील देश हैं, ख़ासतौर भारत भी AI को लेकर के बहुत उत्साहित हैं। जो मैसेज है बैन लगाए जाने का एंथ्रोपिक्स पर, उससे भारत को किस तरह का सबक लेना चाहिए या किस तरह के कदम उठाए जाने की ज़रूरत है तत्काल प्रभाव से? देखिए, भारत को अभी पिछले 2-3 महीने में 4 घटनाक्रम हुए हैं और उनसे सबक लेने की आवश्यकता है। पहला ये हुआ कि सिर्फ एक बड़ी कंपनी जो एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, और उसका जो शेयर मार्केट में जब उनकी लिस्टिंग हुई और उसके बाद वो दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए और 174 देशों की GDP से ज़्यादा उनकी जो वैल्यूएशन हुई, तो एक कंपनी, जिस कंपनी का काम है अंतरिक्ष में डेटा सेंटर्स की स्थापना करना, वो डेटा से जुड़ा हुई बात है,
तो वो डेटा सेंटर से एक अलग मुद्दा है, उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे सरकार ने इस बजट में 20 साल के लिए विदेशी डेटा सेंटर्स को छूट दी है और कैसे भारत की नीतियां और जो स्पेस एक्स का जो इकोनॉमी है उसका संपर्क है। ये एक पहली बात है कि कैसे एक कंपनी अकेले दम पे दुनिया के तमाम देशों से बड़ी बन सकती है। दूसरा कि एनवीडिया कंपनी है जो चिप्स और ये सारी चीज़ें बनाती है, उस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन भारत की जीडीपी से ज़्यादा है। और तीसरा, हम एआई की दौड़ के पिरामिड में सबसे नीचे हैं। उसको इस तरह से समझें कि जैसे जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद के शिकार थे तो हम निलय होते थे, या हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था होते थे कि कच्चा माल पैदा करते थे और वो यूरोप का जो हमारी औद्योगिक क्रांति होती तो उसमें इस्तेमाल होता था। तो एआई की क्रांति में पिछड़ने के दो सबसे बड़े 3 इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। पहला इंडिकेटर ये दिख रहा है कि शेयर मार्केट का हमारा वैल्यूएशन हम 7वें नंबर पे पहुंच गए, दक्षिण कोरिया और ताइवान हमसे ऊपर पहुंच गए, ये पहला इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन ये है कि हमारी जीडीपी चूँकि डॉलर्स की तुलना में रुपया गिर गया, हमारी जीडीपी चौथे से 6वें नंबर पे आ गई। और तीसरा इंडिकेशन ये हुआ कि एआई के लिए जो हमारा सिस्टम है, एंथ्रोपिक के लिए वित्त मंत्रालय ने चिंता जाहिर की और अमेरिका ने अभी एक तरफा तौर पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अमेरिका की कंपनियों पर भारत में कोई नियम कानून लागू नहीं होना, अमेरिका की शर्तों को मनमाफिक तरीके से हमारे ऊपर थोपना, अमेरिका के $500 बिलियन को इंपोर्ट करना, अमेरिका के डेटा सेंटर्स को टैक्स में छूट देना और उसके बाद अमेरिका मनमाने तरीके से एआई के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर रोक लगा रहा है। ये मुझे लग रहा है कि हमारी सार्वभौमिकता के लिए, एआई के विकास के लिए, और जो प्रधानमंत्री ने बोला है कि कैसे हम तकनीक को आम आदमी से जोड़ें, किस तरीके से समानता पैदा करें, तो मुझे लग रहा है कि ग्लोबल जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, भारत जो सबसे बड़ा बाजार है, तो भारत को एक सबसे अग्रणी भूमिका निभाने के लिए संसदीय प्रणाली में एक नियमन के लिए एक पहल करनी होगी। सर, आपने स्टारलिंक का जिक्र किया, मैं आता हूँ स्टारलिंक के सैटेलाइट टेक पर। क्या स्टारलिंक का जो सैटेलाइट टेक है वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फायरवॉल को ब्रीच कर देगा? निश्चित तौर पर, और इस स्टारलिंक के बारे में होम मिनिस्ट्री ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, दोनों ने गंभीर चिंता व्यक्त की थी और स्टारलिंक हमारे एक सुरक्षा प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है। और पूर्वोत्तर के राज्यों में स्टारलिंक का जब उनको परमिशन नहीं मिली थी इस्तेमाल की, तमाम सारी एक प्रमाण मिले थे, उसके बावजूद आनन फानन में एक इस बात पे कहा गया कि जिन क्षेत्रों में भारत का इंटरनेट नहीं जा रहा है वहाँ पर स्टारलिंक के माध्यम से इंटरनेट आएगा। लेकिन इस बात को जवाब नहीं मिल रहा कि स्टारलिंक इतना महंगा है कि दूरस्थ इलाकों में उसके महंगे की कीमत कौन चुकाएगा। तो आनन फानन में स्टारलिंक को परमिशन दी गई और अभी पता चला कि ईरान युद्ध में प्रतिबंध के बावजूद स्टारलिंक का वहाँ पर इस्तेमाल हुआ। तो ये जो इनका जब आईपीओ आया स्पेस एक्स का, तो आईपीओ के 3 दिन पहले सरकार ने बोला कि हम इन पर एक प्रतिबंध लगा रहे हैं, नए तरीके से रिव्यू करेंगे। और अभी कहा जा रहा है कि स्टारलिंक के माध्यम से भारत का डेटा विदेशों में जा रहा है, ये खतरे की बात है। 6 साल पहले भी हमने देखा कि तमाम सारे चाइनीज़ ऐप्स पे 3 चरणों में बैन लगाया गया था, लगभग 221 के आसपास चाइनीज़ ऐप्स पे बैन लगाया गया था। तो प्रश्न इस बात का है कि अगर भारत का डेटा विदेश जाना सुरक्षा के लिए खतरनाक है, तो ऑपरेशन प्रिज्म जब 2007 से 2011 के बीच में हुआ था, भारत के 6 अरब से ज़्यादा डेटा को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ इंटरनेट कंपनियों ने शेयर किया था। उसके बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला आया। तो जितनी भी ये कंपनियां हैं भारत का डेटा विदेश ले जा रही हैं। तो प्रश्न इस बात का है कि भारतीय डेटा को विदेश ले जाने से हमारी सार्वभौमिकता को, राष्ट्रीय सुरक्षा को जो खतरे हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार जरूरी कदम क्यों नहीं उठा रही है? सर, जो विदेशी कंपनियां हैं, ख़ासतौर पर विदेश की जो टेक कंपनियां हैं, वो भारत की ओर से जो निर्देश जारी किए जाते हैं, जैसे कि मैं सबसे छोटा जो निर्देश है ग्रीवांस ऑफिशियल नियुक्त करने का भारत में, उसका ही पालन नहीं किया जा रहा। तो आखिर जब इस तरह से भारत के नियमों का माखौल उड़ाया जा रहा है, तो सरकार इसके खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाती?
देखिए, सबसे बड़ा एक नियम का पालन ये होना चाहिए कि देश में कारोबार करने वाली हर कंपनी का भारत में रजिस्ट्रेशन हो। अगर एक कोई खुमचा वाला भी भारत में व्यापार करता है, रेहड़ी वाला व्यापार करता है, तो उसको किसी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से जो अमेरिकी टेक कंपनियां हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाइनीज़ ऐप्स हैं, ऑनलाइन गेम के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके भारत में रजिस्ट्रेशन का कोई एक उसमें इन्फोर्समेंट नहीं किया जा रहा है। यद्यपि कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी के तहत उनको ज़रूरी है। तो जब 2013 अगस्त में गोविंदाचार्य जी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया इन कंपनियों को कि शिकायत अधिकारी नियुक्त करें, गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म, तो इन्होंने क्या किया कि उस समय जो उनका एक कॉरपोरेट सर्किल था, स्ट्रक्चर था, वो आज भी वैसा ही है कि इनकी मेन कंपनी अमेरिका में है, इनकी दूसरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी आयरलैंड जैसे टैक्स हेवन देश में है, और तीसरी कंपनी सिंगापुर में है, और ये सब मिलकर के एक सब्सिडरी कंपनी भारत में करते हैं जो कि मार्केटिंग कंपनी कहलाती है। और भारत के जो यूजर्स हैं उनका एग्रीमेंट आयरलैंड के साथ होता है और जवाबदेही अमेरिका के साथ होती है। तो उन्होंने क्या किया कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति अमेरिका में और आयरलैंड में कर दिया, दूसरी जगहों पे कर दिया। और आज भी बीच में ट्विटर के एक ऐसी स्थिति आई थी कि एक्स यहाँ पर भारत में यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उनका कोई ग्रीवांस ऑफिसर का एक मैकेनिज़्म नहीं था। तो पुराने जो आईटी नियम थे उसमें शिकायत अधिकारी का प्रावधान था। जो नए आईटी नियम हैं उनमें 3 तरीके के अधिकारियों का प्रावधान है, शिकायत अधिकारी का, नोडल ऑफिसर का, कंप्लाइंस ऑफिसर का। लेकिन उसके बावजूद एक अभी इंटरेस्टिंग मामला आया उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी का जो मामला आया उनकी बेटी का सोशल मीडिया में, तो उसमें पता चला कि उत्तर प्रदेश पुलिस अमेरिका में मेटा के प्लेटफॉर्म से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो दुनिया में सोशल मीडिया कंपनियों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म भारत में इन कंपनियों के ग्रीवांस ऑफिसर नहीं होना, इनके लोग नहीं होना और इनका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं होना, ये मुझे लग रहा है कि ये पूरे देश की समस्या की जड़ है। और इन नियमों के पालन नहीं होने से भारत में गरीबी, असमानता, बेरोजगारी पैदा होने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा और जो सरकारी डेटा है उसको बहुत बड़ा खतरा हो रहा है, जो हमारी सार्वभौमिकता, हमारी संवैधानिक प्रणाली के बहुत ही विरुद्ध है। एक और अहम बात है कि ये जो कंपनियां हैं, चाहे वो सोशल मीडिया वाली हों या मैसेंजर ऐप्स हों या फिर कोई और जो आमतौर पर ऑनलाइन अपना व्यापार करती हैं या फिर किसी न किसी माध्यम से प्रचार करती हैं, इन सभी को इंटरमीडिएटरी कहा जाता है। ये एक उनको स्थान दे दिया गया। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर एक माध्यम के तौर पर इन्हें क्यों माना जाता है, इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती इतनी सटीक तौर पर कि अगर कोई भी ऐसी जानकारी जो देश की सुरक्षा के खिलाफ है या किसी बड़े क्राइम की वो घोतक हो सकती है, तो ऐसी स्थितियों के मद्देनज़र वो आखिर तत्काल समय पर सूचना एजेंसियों को और सरकार को क्यों न दें। देखिए, इंटरमीडिएट शब्द बहुत ही एक विडंबनापूर्ण शब्द बन गया है। जब इंटरनेट आया तो अमेरिका और पूरी दुनिया में एक प्रोटोकॉल बना, और प्रोटोकॉल ये बना कि एक सोशल मीडिया कंपनी है, मान लीजिए फेसबुक है, और फेसबुक में एक एक्स आदमी वाई आदमी को एक मैसेज भेजता है, वो मैसेज आपत्तिजनक हो तो उसमें फेसबुक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो सिर्फ एक पोस्टमैन है। तो पोस्टमैन जो चिट्ठी ले जा रहा है, पोस्टमैन जो मनी ऑर्डर ले जा रहा है, तो चिट्ठी के भीतर का कंटेंट अगर आपत्तिजनक है तो पोस्टमैन की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इंटरमीडियरी इनको माना गया, इन सोशल मीडिया कंपनियों को, और इनकी अपनी इनको एक सुरक्षा दी गई जिसको बोलते हैं सेफ हार्बर। भारत में आईटी एक्ट में सेक्शन 79 में उस सेफ हार्बर का एक बंदोबस्त किया गया है, प्रावधान किया गया है। लेकिन इन कंपनियों को मध्यस्थ यानी इंटरमीडियरी की सुरक्षा हासिल करने के लिए आईटी इंटरमीडियरी नियमों का पालन करना जरूरी है, जिन नियमों को पहली बार 2013 में लागू किया गया। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 दिन पहले एक मैटर में उन्होंने आदेश दिया कि इन कंपनियों को जो भी आपत्तिजनक कंटेंट दिखता है, और भारत के हिसाब से आपत्तिजनक कंटेंट वो है जो आईटी एक्ट में, बीएनएस में, आईपीसी में आपत्तिजनक है, जैसे कि बच्चों का यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी, हिंसा, सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले जो भी कंटेंट हैं, घृणा, नफरत, राष्ट्र विरोधी कंटेंट, तो वो कंटेंट को हटाना इन कंपनियों की जिम्मेदारी है। लेकिन ये कंपनियां हर कंटेंट को हटाने के लिए बोलती हैं कि कोर्ट का आदेश चाहिए या सरकार का आदेश चाहिए, और उसके बाद कई बार एक
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, जबकि वहाँ पर एक्सेप्शंस निर्धारित हैं, खुद ही बोलती हैं कि हम इन कंटेंट को नहीं हटाएंगे। तो ये कंपनियां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के डिफेंस के नाम पर अपनी कानूनी जवाबदेही से बच रही हैं और उसके लिए इंटरमीडियरी की एक आड़ ले रही हैं। और इंटरमीडियरी की आड़ को ख़त्म करने के लिए 2019 के चुनाव के पहले और उसके बाद 2024 के चुनाव के समय में ट्विटर का मामला जब कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंचा और उसमें इस विषय को बहुत तरीके से निर्धारित किया गया है। एक दो बातें हैं। पहला कि वो इंटरमीडियरी कंपनी जो 25 साल पहले सिर्फ मैसेज को इधर से उधर ले जाती थी, आज उस इंटरमीडियरी कंपनी ने अपने कंपनियों के ढांचे के माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। लेकिन वो इंटरमीडियरी के कानूनी आड़ में नियमों के पालन नहीं कर रही हैं। इससे एक विडंबनापूर्ण स्थिति ये पैदा हो गई है कि एक देश में दो कानून। कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए कहा गया था कि एक देश में दो विधान नहीं हो सकते हैं, लेकिन भारत में इस समय एक देश में दो कानूनी व्यवस्था लागू होना मुझे लग रहा है कि संविधान की सबसे विडंबनापूर्ण स्थिति है। अगर आप ऑनलाइन तरीके फार्मेसी का कारोबार कर रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, किसी तरीके के ड्रग इंस्पेक्टर का आपका हेरेसमेंट नहीं है, लेकिन केमिस्ट की दुकान चल रहे हैं तो सैकड़ों तरह के कंप्लाइंसेज हैं। आप एक रेस्टोरेंट होटल चलाते हैं, 50 तरीके के उसके ऊपर कंप्लाइंसेज हैं, लेकिन ऑनलाइन फूड डिलीवरी वालों के ऊपर कोई कंप्लाइंसेज नहीं है। एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर IAB मिनिस्ट्री का लाइसेंस से लेकर के बहुत तरीके के कंप्लाइंसेज हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल को कोई कंप्लाइंसेज नहीं है। और आज फेसबुक, यूट्यूब या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं भारत में रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। और जब डेटा सेंटर के बारे में सितंबर 2025 में सरकार ने नीति बनाने की घोषणा की, उस समय बोला गया कि इन कंपनियों का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में होगा। और इसके बारे में 2017 में हमने प्रतिवेदन भी दिया, पर इसके बावजूद इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट के नियमों का इनके ऊपर पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे विदेशी कंपनियों को भारत में बड़े पैमाने पर एक उनका वर्चस्व बढ़ रहा है। जो मेरी किताब डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत में है कि क्या ये कंपनियां नए तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के एक नए अवतार के तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को अपने पूरे वर्चस्व में एक नए तरीके का डिजिटल साम्राज्यवाद भारत में इन कंपनियों के माध्यम से आ रहा है। पिछले 2 दशक से आप जो भारत का IT क्षेत्र है उस पर नज़र रख रहे हैं, उसके विशेषज्ञ हैं। कई किताबें भी आपने लिखी हैं जो मैंने भी देखी हैं, जैसे ये डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत। तो क्या भारत वाकई में डिजिटल कानूनों से समृद्ध हो गया है, या फिर सिर्फ ऐसे ही कानून हैं जो लचर व्यवस्था रखते हैं और शायद उन्हें सख्त नहीं किया जा रहा किसी वजह से? देखिए, एक फैक्ट्री लगी है और उस फैक्ट्री के ऊपर कोई कानून लागू नहीं हो, श्रम कानून लागू नहीं हो, उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़े, उसको GST नहीं देना पड़े और पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं करना पड़े, तो वो फैक्ट्री तो धनाधन मुनाफा कमाएगी। लेकिन उसी फैक्ट्री के ऊपर सैकड़ों तरीके के जब कंप्लाइंसेस लागू हों तो वो फैक्ट्री कई बार घाटे में जा सकती है और कई बार उस फैक्ट्री को बंद करना पड़ सकता है। तो जो डिजिटल की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम कानून भी लागू नहीं है। और इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डेटा सेंटर से, क्योंकि डेटा सेंटर्स को समझने के लिए जो एलन मस्क जो दुनिया का सबसे रईस आदमी हो गया है, तो भारत में पिछले 12 सालों में डेटा की कीमत 97% कम हो गई है, 97% कम हो गई। जब हर चीज़ के दाम, सोने चांदी से लेके हर चीज़ के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, डेटा के दाम कम हो गए और भारत सबसे बड़ा कंजम्पशन करने वाला हो गया। और अभी आज की एक रिपोर्ट है कि 2031 तक भारत में डेटा का कंजम्पशन 2 गुना हो जाएगा। अब उस डेटा कंजम्पशन का फ़ायदा किसको हो रहा है और उस डेटा कंजम्पशन की इकोनॉमी क्या है? तो डेटा को हमें ऐसा लगता है कि जैसे डेटा से एक पूरी पर्यावरण के लिए बड़ी सुरक्षित बात है, ऐसा नहीं है। जब हम ईमेल भी लिखते हैं तो उस ईमेल लिखने में आधा लीटर पानी इस्तेमाल होता है। तो ये जो डेटा है, ये डेटा स्टोरेज जो वेयर हाउसिंग है, उसको डेटा सेंटर्स बोला जाता है। और जो AI आ गया है, वो AI पूरा डेटा के अवैध कारोबार पर आधारित है और भारत के या दुनिया के दूसरे देशों के डेटा के अवैध कारोबार से अमेरिका और चीन की कंपनियों ने AI का एक नया वर्चस्व बनाया है। अब वो डेटा सेंटर्स जो अमेरिका में बन रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। उसके लिए भारत में विदेशी, सिर्फ पहली बार आज़ादी के बाद एक ऐसा नियम बना कि सिर्फ विदेशी डेटा कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को टैक्स में 20 साल की छूट दी जा रही है। अब भारत में जो डेटा सेंटर्स बनेंगे, उन डेटा सेंटर्स को पर्यावरण की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, उनको इनकम टैक्स में छूट है, उनको रियायती दरों पर सरकारी ज़मीन मिल रही है, उनके ऊपर श्रम कानून लागू नहीं होंगे। और एक गलतफहमी ये है कि वो डेटा लोकलाइजेशन का पालन कर रही हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है।
तो अब डेटा सेंटर्स को अंतरिक्ष में बनाने की एक जो योजना है, जो सपना है, चंद्रमा में कब्जा करने की इच्छा है, तो मध्यकाल में यूरोप के जो सैन्य ताकत के दम पर उन्होंने अमेरिका और दूसरे देशों में कब्जा किया, भारत जैसे देशों के दम पर औद्योगिक क्रांति की, अब वो समुद्र और अंतरिक्ष को भी रौंदना चाह रहे हैं। तो समुद्र में डेटा सेंटर, चंद्रमा में कब्जा और अंतरिक्ष में डेटा सेंटर्स बनाने की जो योजना है स्पेस एक्स की, उसके बेसिस पर उनको आकर्षक वैल्यूएशन मिल रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष का नियमन सिर्फ एक देश या एक व्यक्ति के तौर पर तो नहीं हो सकता है। तो वो व्यक्ति अंतरिक्ष में मनमाने तरीके से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों के डेटा के दम पर डेटा सेंटर बनाकर पूरी अर्थव्यवस्था को कब्जा कर रहा है और उस डेटा के दम पर पूरी दुनिया की मार्केटिंग, एआई और दूसरे प्लेटफॉर्म निर्धारित हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि जो लोकतंत्र है वो संविधान से चलता है, लेकिन जो पूंजीपति हैं वो मुनाफे से चलते हैं। तो मुनाफे में काम करने वाले लोगों के लिए जन कल्याण, प्रकृति की सुरक्षा, ये सारी बातें गौड़ हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, सबसे ताकतवर लोकतंत्र, तो इंटरमीडियरी कंपनियों के लिए डेटा की सुरक्षा के लिए नए तरीके के कानून, प्रभावी रेगुलेटर बना करके दुनिया को और इन कंपनियों को एक स्ट्रांग मैसेजिंग देनी चाहिए। इससे न सिर्फ इन कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ेगा, जवाबदेही बढ़ेगी, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। विराग जी, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के संसद में मुद्दा उठा था, आखिर क्या विषय है ये, क्या इशू है ये? देखिए, डेटा लोकलाइजेशन के दो पहलू हैं। जब दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा था उस समय बात आई थी कि सरकारी डेटा विदेश में नहीं जा सकता क्योंकि सरकारी डेटा फाइल है, और सरकारी डेटा विदेश में अगर रखा जाएगा तो उससे पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट का और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। और इसके लिए कहा गया था कि एनआईसी या डोमेस्टिक सर्वर्स का इस्तेमाल होगा। लेकिन एनआईसी धीरे धीरे कमज़ोर हो गई और आज की तारीख में सरकारी डेटा पूरी तरीके से प्राइवेट या विदेशी सर्वर्स में है। और दूसरा जो बात आई थी वो आई थी जो हमारी जो पेमेंट इकनॉमी है और जो पेमेंट बैंकिंग सेक्टर है, जैसे कि हमारा जो यूपीआई का पिछले साल का सालाना जो टर्नओवर है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो 300 लाख करोड़ से ज़्यादा के हैं। तो इसके डेटा लोकलाइजेशन के लिए रिजर्व बैंक ने 2018 में नियम बनाए थे, लेकिन उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से भारत में डेटा लोकलाइजेशन का कोई नियम कानून का इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है। इसी वजह से 25% डेटा को जनरेट करने वाले देश में डेटा लोकलाइजेशन सिर्फ 3% हो रहा है। और इसको करने के लिए एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था, वो उठाया गया था डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स का, क्योंकि आईटी एक्ट के तहत तमाम नियम बनाए गए हैं। और उसमें ये बोला गया था कि जैसे अभी मान लीजिए टेलीग्राम का मामला है, तो टेलीग्राम के मामले में सरकार ने जब आदेश दिए होंगे, वो आदेश किसको दिए? तो आम जनता जब अगर शिकायत करे तो उसके लिए शिकायत अधिकारी है। लेकिन जब सरकार की कोई विभाग अगर किसी से आदेश देता है उसके लिए डिजिग्नेटेड ऑफिसर का एक प्रावधान है। और हमने ये मांग की थी और मुझे लग रहा है कि इस मांग को अगर मांग कर पूरे देश में विज्ञापन किए जाएं तो सभी राज्यों की पुलिस को बहुत फ़ायदा होगा। और वो ये है कि जो भी कंपनी, जो भी ऐप भारत में व्यापार कर रही है, उसके डिजिग्नेटेड अधिकारी और शिकायत अधिकारी का नंबर, हेल्पलाइन नंबर, एड्रेस सार्वजनिक हो। तो अगर कर्नाटक की पुलिस हो या तमिलनाडु की पुलिस हो और उसको फेसबुक हो या गूगल हो या यूट्यूब से संपर्क करना हो, तो जनता शिकायत अधिकारी से संपर्क करे और सरकारी विभाग या पुलिस डिजिग्नेटेड अधिकारी से संपर्क करें। तो उनका विवरण सार्वजनिक होना जरूरी है, ये न्यूनतम आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले भी हैं कि लोगों को शिकायत का निवारण होना ये उनका फंडामेंटल राइट है और सरकार का ऑब्लिगेशन है। एक अंतिम सवाल करूंगा आपसे विराग जी कि एआई को लेकर के भारत बहुत उत्साहित है, या यूं कहें कि एशिया के जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा भारत ही उत्साहित है। लेकिन क्या एआई का उपयोग करने से पहले इसके पीछे के जो खतरे हैं उन पर विचार करने और उससे संबंधित कानून बनाए जाने की ज़रूरत नहीं है? निश्चित तौर पर किसी भी नई तकनीक के इस्तेमाल से पहले अगर उसका कोई, जैसे हम वाहन आए, स्कूटर आया, कार आया, तो कार आने के साथ हमने क्या क्या कानून बनाए? हमने मोटर व्हीकल एक्ट बनाया, लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था किया, उसके बाद कार से सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस के नियम आए। तो एआई में जो 3 बड़ी बातें हैं, पहली बड़ी बात यह है
कि एआई हमारे और आपके डेटा के इस्तेमाल पर आधारित है, तो क्या वो डेटा हमारी कंसेंट के बाद लिया जा रहा है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो डेटा का जो इस्तेमाल हो रहा है, कारोबार हो रहा है, क्या उस डेटा के कारोबार पर जीएसटी और इनकम टैक्स दिया जा रहा है? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है कि एआई का जो इस्तेमाल होगा उसकी कानूनी जवाबदेही किसकी बनेगी? अगर जुडिशरी में एआई का इस्तेमाल होगा तो क्या वकील जिम्मेदार होगा या जज जिम्मेदार होंगे? फैसला गलत हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा? आज एआई का जुडिशरी में इस्तेमाल की बात हो रही है। 5.5 करोड़ लोगों के मुकदमों के दस्तावेज अगर एआई को दे दिए गए और उनकी निजता भंग हुई, उनकी सुरक्षा भंग हुई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या क्लाइंट्स का डेटा एआई कंपनियों को देने से पहले क्या उनकी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है? और प्रश्न इस बात का है कि हर चीज़ को करने से पहले एक हमको प्रॉफिट या लॉस का एक हमको एनालिसिस करने की आवश्यकता है। तो एआई से भारत को फ़ायदे क्या हैं? क्योंकि एआई से निश्चित तौर पर बेरोजगारी बढ़नी है, असमानता बढ़नी है, बड़ी बड़ी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ना है, और जो नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं उसके लिए भारत में एक पर्याप्त स्किल्ड सेट नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि नए अर्थव्यवस्था जो आकार ले रही है, उस आकार लेती अर्थव्यवस्था में हम विदेशी कंपनियों को मनमाफिक तरीके से छूट दे करके भारतीय अर्थव्यवस्था को, परंपरागत अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए मैं आपको एक बड़ा रोचक उदाहरण देता हूं। 2015-16 में गोविंद जी के मैटर में दिल्ली हाईकोर्ट में हमने बताया कि बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट के हिसाब से गूगल इंडिया का उस ज़माने में कारोबार लगभग 4,29,000 करोड़ रुपए था, जबकि सरकारी जो जवाब था उसके अनुसार वो टैक्स सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए में दे रहे थे। 1% आमदनी पर टैक्स देना और 49% जो 99% आमदनी है, उस 99% आमदनी कहाँ जा रही है? इसी वजह से, चूँकि जब टैक्स नहीं दे रही हैं कंपनियाँ, तो वो जो उनके मालिक हैं वो अचानक रातों रात बड़े बन रहे हैं। तो जब सरकार टैक्स लेती है तो टैक्स लेने का मतलब सिर्फ टैक्स लेना नहीं होता है। टैक्स लेने का मतलब होता है कि सरकार का एक जिम्मेदारी है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय। तो समानता और न्याय को स्थापित करने के लिए जो बड़ी पूंजी वाले जो ये कारोबार हैं और हमारे आपके डेटा के कारोबार के दम पर इनका कारोबार बढ़ रहा है, तो जब ये डेटा का कारोबार करें, उन पर जीएसटी लगे, जो आमदनी लगे उस पर टैक्स लगे, वेल्थ टैक्स लगे, इनके डेटा सेंटर्स में इनकी जो इन्वायरमेंटल जो कंप्लाइंसेज हैं उनको पूरा किया जाए। इससे समाज का कल्याण होगा, अर्थव्यवस्था में एक स्थिरता आएगी और भारत की जो मजबूती है, जो जीडीपी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो नीचे 6 लाख हमारे गाँव हैं, वहाँ तक अर्थव्यवस्था के आर्थिक लाभ पहुँचेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना आईटी क्षेत्र के एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता जी को। दुनिया के साथ चलने के लिए भारत का डिजिटल होना ज़रूरी है, लेकिन बिना सुरक्षा के नहीं। और यही सवाल है जिसके लिए ये ज़रूरी है कि हर एक ज़रूरी कदम सरकार की ओर से उठाया जाए। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।